रामपुर नामक गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था, जिसमें रमावती अपने 2 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। रमावती के बड़े बेटे का नाम था शंकर और बड़ी बहू का नाम था माला, और छोटे बेटे का नाम था भोला और छोटी बहू का नाम था सुमन। शंकर और माला का एक बेटा था, नाम था उसका राहुल। वहीं भोला और राधा की एक बेटी थी, तारा। तारा दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, उसका रंग काला था, पर वो अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। वो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। तारा को लड़की होने की वजह से दादी रमावती बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, जबकि तारा पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार होने के साथ साथ घर के कामों में भी बहुत निपुण थी। बल्कि राहुल नालायक और आवारा किस्म का लड़का था। लेकिन रमावती अपने पोते राहुल को ही प्यार करती थी। लड़की हो जाने की वजह से वो अपनी छोटे बेटे और बहू को अक्सर ताने दिया करती थी। एक दिन की बात है। देखो देखो, आज मैं पूरी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। तो मैं क्या करूँ? कौन सा तुझे पढ़ लिख कर कोई अफसर बनना है? करना तो तुझे झाड़ू पोछा ही है। अफसर तो मेरा पोता राहुल ही बनेगा। इतने में राहुल भी सीटी बजाते हुए वहाँ आ पहुँचा। आ गया मेरा बेटा लाडला, मुझे तो पता है इस बार तुम कक्षा में फर्स्ट आए होंगे। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? नहीं दादी, मैं फर्स्ट नहीं आया, बल्कि मैं तो फेल हो गया। कोई बात नहीं बेटा, पास फेल तो चलता रहता है। तुम इस बार खूब मेहनत करना और फर्स्ट आना। अच्छा दादी, मुझे दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है, कुछ पैसे दे दो ना। मेरे राजा बेटे को घूमने जाना है तो ये लो पूरे 500 रुपए। 500 में क्या होगा, 1000 रुपए दो ना मेरी प्यारी दादी। अच्छा ये ले 1000 रुपए, अब खुश? ये देख तारा बोली। दादी, मुझे भी पैसे दो ना, मैं अपने लिए नई ड्रेस लेकर आऊंगी। आज मैं कक्षा में फर्स्ट आई हूँ। अरे तू क्या करेगी? नई ड्रेस पहनकर अपनी काली शक्ल लेकर मेरे सामने से चली जा। काम धाम कुछ करना नहीं और पैसे चाहिए। अब खड़ी क्यों है? जा यहाँ से। दादी कलावती की कड़वी बातें सुन तारा को बहुत बुरा लगा और वो रोते हुए अपनी माँ सुमन के पास गई। देखो ना माँ, मैं आज कक्षा में फर्स्ट आई हूँ, तब भी दादी ने मुझे प्यार नहीं किया, उल्टा मुझे डांट कर भगा दिया। पर राहुल तो फेल हो गया, फिर भी दादी ने उसे बिल्कुल भी नहीं डांटा, बल्कि खूब प्यार किया और पैसे भी दिया। कोई बात नहीं बेटी, दादी की बातों का बुरा नहीं मानते। तो मेरी गुड़िया रानी है ना? मेरी लाडो, आज तुम कक्षा में फर्स्ट आई हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। बताओ आज तुम्हें क्या चाहिए? माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। ये कहते हुए तारा अपनी माँ सुमन के गले से लिपट गई। फिर एक दिन तारा और राहुल जब स्कूल से घर लौटे तब रमावती बोली, आ गया मेरा बेटा, तुझे भूख लगी होगी ना? मैं अभी बहू से कहकर तेरे लिए टेबल पर गर्मा गर्म खाना लगवाती हूँ। आज तेरी पसंद का खाना बनवाया है मैंने। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं भी खाना खाऊंगी। महारानी को भूख लगी है, सारा दिन भर बस चलती रहती है। पहले राहुल बेटा को खाने दे, बेचारा सुबह से भूखा है। तो थोड़ा लेट खाएगी तो मर नहीं जाएगी। बेचारी तारा उदास होते हुए टेबल से उठकर खड़ी हो गई और राहुल को खाते हुए देखने लगी। ये देख रमावती गुस्से से बोली, अब यहाँ खड़ी क्यों है? जा यहाँ से, मेरे राहुल बेटे को नजर लगाएगी क्या? ये सुन तारा रोते हुए अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक बार रविवार की सुबह नहा धोकर तारा अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इतने में राहुल वहाँ आया और तारा को परेशान करने लगा और तारा की सभी किताबें यहाँ वहाँ फेंकने लगा। भैया, मुझे परेशान मत करो, मुझे पढ़ने दो। अरे कल्लो माई, सुना नहीं तुझे दादी ने क्या कहा था? पढ़ लिख कर क्या करेगी? तू तो लड़की है, चल जा जाकर झूठे बर्तन साफ कर। क्या हुआ अगर मैं लड़की हूँ? क्या लड़की किसी लड़के से कम होती है? मैं पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहती हूँ। इतने में रमावती वहाँ आई और बोली, राहुल बेटा तो यहाँ क्या कर रहा है? देखो ना दादी, राहुल भैया मुझे पढ़ने नहीं दे रहा। नहीं दादी, ये झूठ बोल रही है। मैं तो अपनी किताबें ढूंढने आया था, कल से मुझे कहीं नहीं मिल रही। मुझे लगा शायद तारा के कमरे में होगी। क्यों री नाश बेटी, जब देखो मेरे राहुल के पीछे पड़ी रहती है। लड़की है, लड़की की तरह रहा कर, लड़का बनने की कोशिश मत कर, समझी?
दादी रमावती की बात सुनकर तारा रोते हुए घर से बाहर चली गई और चलते चलते वो एक बगीचे में जा पहुंची। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए बोली, मन तो करता है मैं मर जाऊं। मेरी दादी जब देखो मुझे भला बुरा कहती है। क्या लड़की होना पाप है। ये कहते हुए तारा रोई जा रही थी। तभी तारा के कानों में एक आवाज सुनाई दी, मत रो बेटी, रोने से हल नहीं निकलेगा। अरे ये किसकी आवाज है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कई सालों से इसी घड़ी का इंतजार कर रही थी। हाँ, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है, पर तुम हो कौन? मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? तुम्हारे दाहिने और घनी झाड़ी के पास एक बोतल दिखाई देगी। तुम जल्दी से बोतल का ढक्कन खोल दो और मुझे मुक्ति दिला दो। मेरी आत्मा कई सालों से बोतल में बंद है। आत्मा? हाँ तारा, मैं सिंड्रेला परी हूँ। एक दुष्ट जादूगर ने धोखे से मेरी आत्मा को इस बोतल में कैद कर दिया। उधर परीलोक में सब परियों ने मुझे मरा हुआ समझकर मेरा दाह संस्कार कर दिया और मैं इस अनहोनी को रोक ना पाई। अब बस मैं मुक्ति पाना चाहती हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी सिंड्रेला परी, और आपकी आत्मा को मुक्ति जरूर मिलेगी। ये कहते हुए तारा फौरन झाड़ियों के पास गई और बोतल को ढूंढ निकाला जिसमें सिंड्रेला परी की आत्मा कैद थी। तारा ने जैसे ही बोतल का ढक्कन खोला, अचानक चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया और धुएं के बीच सिंड्रेला परी की आत्मा प्रकट हुई। तारा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सालों बाद मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जाने से पहले तुम्हारे उपकार के बदले मैं तुम्हें अपनी जादू लिपस्टिक दे रही हूँ। लो, इसे तुम अपने पास रख लो। जब तुम जादू लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाओगी तो बहुत सुंदर दिखने लगोगी। जादू लिपस्टिक तुम्हारी जीवन की सारी परेशानी हमेशा के लिए दूर कर देगी और जो लोग तुमसे नफरत करते हैं वो तुमसे प्यार करने लगेंगे। इतना कहकर सिंड्रेला परी की आत्मा धुएं में गायब हो गई। वही तारा जादू लिपस्टिक को लेकर अपने घर वापस लौट आई और जैसे ही तारा ने जादू लिपस्टिक अपने होठों पर लगाया, वो बहुत ही सुंदर दिखने लगी। घर वालों के पूछने पर तारा ने किसी को भी सच्चाई नहीं बताई, बस अपने माँ बाबा को जादू लिपस्टिक के बारे में बताया। फिर अगले दिन सुबह सुबह रमावती के चिल्लाने की आवाज आई, कहाँ मर गई तारा? जल्दी से मेरे पास आ। दादी, आपने बुलाया? सुबह से मेरा बटुआ मिल नहीं रहा। कहीं तूने तो मेरा बटुआ चुराया नहीं? जल्दी बता। अपना चेहरा गोरा बनाए रखने के लिए सबसे महंगी बाजार से महंगी क्रीम खरीदने के लिए तूने पैसों से भरा मेरा बटुआ चुराया है। नहीं दादी, मैंने आपका बटुआ नहीं चुराया। तभी वहाँ राहुल आया और बोला, राहुल बेटा, सुबह से मेरा बटुआ कहीं नहीं मिल रहा। क्या तुमने कहीं देखा? नहीं दादी, मैंने आपका बटुआ नहीं देखा। राहुल ये कह ही रहा था कि तभी राहुल के जेब से पैसों से भरा हुआ बटुआ जमीन पर गिर गया। ये देख रमावती हैरान होते हुए बोली, अरे राहुल, तुम कब से चोरी करने लगे? अगर पैसे चाहिए था तो मुझसे मांग लिया होता। बटुआ चुराने की क्या जरूरत थी? बोल। पर दादी, मैंने बटुआ नहीं चुराया। मुझे नहीं पता आपका बटुआ मेरे जेब में कैसे आया। रमावती ने राहुल की एक न सुनी और उसे खूब डांटा। दरअसल ये सब जादू लिपस्टिक का कमाल था। एक दिन की बात है, रमावती के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तभी वो राहुल से बोली, राहुल बेटा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जरा केमिस्ट की दुकान से जाकर मेरे लिए सर दर्द की दवाई ला दे। दादी, मैं दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ। मेरे पास दवाई लाने के लिए समय नहीं है। आप अपने आप जाकर ले आओ। ये कहते हुए राहुल अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। तभी तारा कटोरी में गर्म तेल करके लाई और बोली, दादी लाइए, मैं आपके सर की मालिश कर देती हूँ। आपको दवाई खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। तेरे हाथ की मालिश से कौन सा मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा? बातें बनाना आता है बस तुझे, काम तो कुछ आता नहीं। चल फिर भी कर दे मालिश। तारा ने अपनी दादी रमावती के सिर की मालिश की। कुछ ही मिनटों में रमावती के सर का दर्द गायब हो गया और वो गहरी नींद में सो गई।
लगता है दादी का सर दर्द ठीक हो गया, तभी आराम से सो गई। चलो तब तक मैं अपने कमरे में चलकर आराम कर लेती हूँ। फिर शाम को खाने की टेबल पर जब सभी लोग खाना खाने बैठे तब रमावती तारा से बोली, आओ तारा, तुम भी बैठकर हमारे साथ खाना खा लो। राहुल दादी को तारा से इस तरह बात करते हुए देख हैरान हो गया कि दादी ने तारा को खाना खाने के लिए कैसे कह दिया, और फिर तारा भी खाना खाने बैठ गई। खाना खाने के बाद तारा खुशी खुशी अपने कमरे में गई, साथ ही अपनी दादी का बदला हुआ रूप देखकर बड़ी हैरान थी। आज दादी ने मुझे अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया। लगता है दादी अब मुझसे प्यार करने लगी है, और ये सब सिंड्रेला परी की दी हुई जादुई लिपस्टिक का कमाल है। ये कहते हुए तारा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। एक दिन की बात है, रमावती की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उस समय घर पर राहुल और तारा के अलावा कोई नहीं था। जहाँ तारा अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, वहीं राहुल हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। राहुल बेटा, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, पता नहीं सुबह से बेचैनी सी हो रही है बेटा। दरअसल रमावती बिल्कुल ठीक थी, लेकिन सबक सिखाने के लिए जादुई लिपस्टिक के असर से अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। जब देखो दादी आप मुझे परेशान करती रहती हो। दिखने में तो अच्छी भली लग रही हो, वैसे भी मैं अपना फेवरेट मूवी देख रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतना कहकर राहुल टीवी देखने में मग्न हो गया। तभी तारा वहाँ आई और बोली, चलो दादी, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। तारा अपनी दादी रमावती को फौरन नजदीकी अस्पताल लेकर गई और डॉक्टर से बोली, देखो ना डॉक्टर, मेरी दादी को क्या हुआ है, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने रमावती का चेकअप करने के बाद कहा, बेटी, अगर तुमने इन्हें लाने में जरा सी भी देरी की होती तो इनका बचना मुश्किल था, क्योंकि इन्हें हार्ट अटैक आया है, इन्हें जल्दी एडमिट करना पड़ेगा। तभी खबर मिलते ही घर के बाकी लोग भी अस्पताल पहुंच गए। वहीं सही समय पर इलाज मिलने से रमावती की जान बच गई। शुक्र है इस बेटी का, जो समय से इन्हें हॉस्पिटल ले आई और इनकी जान बच गई। सच में ये बेटी नहीं, आपका बेटा है, बेटा। डॉक्टर की बात सुन रमावती की आंखों में आंसू आ गए और वो तारा को गले से लगाते हुए बोली, तारा बेटी, तू मेरी पोती नहीं बल्कि तू तो मेरा बेटा है। आज से मेरी आँख खुल गई कि बेटी भी किसी बेटे से कम नहीं होती। मैं ना जाने कौन से भ्रम में जी रही थी। हमेशा मैं अपने राहुल पर ही बहुत गर्व महसूस करती थी, लेकिन मेरा पोता होकर भी उसने वो काम नहीं किया जो तूने आज किया है। तारा बेटी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। ये कहते हुए रमावती फूट फूट कर रोने लगी। इस तरह जादुई लिपस्टिक के जादू से सब कुछ ठीक हो गया और सभी हंसी खुशी मिलजुल कर प्यार से रहने लगी। गौरवपुर नामक राज्य में माधुरी नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसका एक भाई भी था, लखन। दोनों भाई बहनों में बहुत प्रेम था। वो दोनों भाई बहन अपनी सौतेली माँ कैकई और सौतेली बहन रूपा के साथ रहा करते थे। वो दोनों माँ बेटी माधुरी को हर प्रकार का कष्ट देने की कोशिश किया करते थे। माधुरी की सौतेली बहन रूपा माधुरी जितनी खूबसूरत नहीं थी। रूपा का रंग सांवला था, जिस वजह से वो बदसूरत दिखती थी। इस वजह से कैकई माधुरी को और पसंद नहीं किया करती थी, क्योंकि वो उसकी बेटी से ज्यादा सुंदर थी। एक दिन कैकई माधुरी से कहती है, अरे माधुरी, मेरे लिए चाय लेकर आओ। जी माँ, अभी लेकर आई। ऐसा कहकर माधुरी जल्दी से कैकई के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। माधुरी की सौतेली माँ को जादू टोना करना आता था। उस समय वो जादू कर रही थी। तभी माधुरी आवाज देती है, माँ, मैं आपके लिए चाय लेकर आ गई हूँ। ठीक है, वहाँ रख दो और यहाँ से दफा हो जाओ। ठीक है माँ। ऐसा कहकर माधुरी वहाँ से चली जाती है और उदास होकर अपने कमरे में बैठ जाती है। तभी वहाँ लखन आता है और माधुरी से कहता है, क्या हुआ दीदी, आप बड़ी उदास लग रही हो। नहीं नहीं लखन, कुछ नहीं हुआ है। दीदी, मुझे सब पता है, इसलिए आप मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करो। अब बताओ भी क्या बात है। लखन, माँ हमसे दुर्व्यवहार क्यों करती है, जैसे कि हम उनके कोई नहीं लगते।
अरे दीदी, आप माँ की बातों को दिल पर मत लो, मैं हूँ ना आपके साथ, आप चिंता मत करो। हाँ लखन, एक तुम ही तो मेरे अपने हो, तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसा कहकर माधुरी लखन को गले से लगा लेती है और फिर थोड़ी देर बाद घर के काम करने चली जाती है। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन दोनों भाई बहनों से बहुत काम करवाते हैं और दोनों खुद सारा दिन आराम करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब लखन दिन भर बाहर का काम कर करके थक चुका था, इसलिए अब दोनों भाई बहन वहाँ से भागने का फैसला करते हैं और उसी रात वो दोनों घर छोड़कर भाग निकलते हैं। भागते भागते वो दोनों जंगल में पहुँच जाते हैं और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जब सुबह होती है तो कैकई आवाज लगाकर माधुरी को बुलाती है। माधुरी, जल्दी से मेरी बेटी के लिए और मेरे लिए चाय बना कर लाओ। कैकई के चिल्लाने पर माधुरी के रूम से कोई आवाज नहीं आती। माधुरी, अरे ओ माधुरी, कहाँ मर गई? कैकई माधुरी का कमरा खोलती है तो देखती है कि वहाँ कोई नहीं है। अच्छा, तो ये दोनों मनहूस घर छोड़कर भाग गए हैं। कैकई जल्दी से अपने जादुई गोले में उन दोनों का पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि माधुरी और लखन जंगल में सो रहे हैं। अच्छा, तो ये दोनों यहाँ जंगल में सो रहे हैं। अच्छा हुआ कि ये दोनों जंगल में चले गए। अब देखो कैसे मजा चखाती हूँ। ऐसा कहकर कैकई अपना जादू जंगल के पानी पर कर देती है। अब उन दोनों ने इस जंगल का पानी पिया तो वो दोनों मर जाएंगे। यहाँ माधुरी और लखन उठ जाते हैं। उठने के बाद वो देखते हैं कि वो जंगल में बहुत दूर तक पहुँच गए हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि अब उन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता था। थोड़ी दूर चलने के बाद लखन को बहुत तेज प्यास लगती है। फिर वो दोनों पानी पीने के लिए तालाब के पास पहुँचते हैं और लखन जैसे ही पानी पीने के लिए पानी हाथ में लेता है तभी उस तालाब से आवाज आती है। हे बच्चे, इस तालाब का पानी तुम नहीं पी सकते। अगर तुमने पानी पी लिया तो तुम जानवर बन जाओगे। ये सुनकर माधुरी कहती है, भाई तुम इस तालाब का पानी मत पियो, तुमने सुना नहीं इस तालाब ने क्या कहा? उसकी बातें सुन लखन कुछ नहीं कहता और वहाँ से पानी ना पीकर अपनी बहन माधुरी के साथ आगे बढ़ जाता है। तभी थोड़ी ही दूर चलने के बाद लखन माधुरी से कहता है, दीदी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अब मुझे आगे कोई तालाब मिला तो मैं उससे पानी जरूर पीऊंगा। मुझे सच में बहुत तेज प्यास लगी है। ठीक है भाई, आगे कोई तालाब मिला तो तुम पानी पी लेना। माधुरी और लखन बहुत देर तक जंगल में चलते रहते हैं। तभी उन्हें एक तालाब दिखाई देता है। लखन जल्दी से दौड़कर तालाब के पास जाता है और पानी पीने के लिए हाथ में पानी लेता है। तभी नदी से आवाज आती है, बच्चे रुको, अगर तुम इस नदी का पानी पियोगे तो तुम जंगली पशु बन जाओगे। ये सब सुनकर माधुरी लखन को पानी पीने से मना करती है, मगर इस बार लखन उसकी बात नहीं मानता और वो पानी पी लेता है। पानी पीते ही लखन एक खरगोश में बदल जाता है। वो खुद को खरगोश बना देख बहुत दुखी होता है। माधुरी कहती है, भाई मैंने तुमसे कहा था ना कि पानी मत पियो, मगर तुमने नहीं सुना। अब सुनो, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। यहाँ जंगल में बहुत भयानक पशु होंगे, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ये सब सुनकर खरगोश बना लखन रोने लगता है। तभी कुछ देर चलने के बाद माधुरी को एक झोपड़ी दिखाई देती है जिसमें रहने का कुछ सामान तो होता है, मगर उस झोपड़ी में कोई नहीं रहता था। ये देख माधुरी लखन से कहती है, भाई अब हम यहीं रहेंगे, हमारे लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं होगी। ये सुनकर खरगोश अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरता है और बोलने की कोशिश करता है। हाँ दीदी। खरगोश को बोलता देख माधुरी बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। अब वो दोनों वहीं रहने लगते हैं। वो लोग जंगल में घूमते हैं और जंगल से ही कुछ खाने पीने के लिए लेकर आते हैं और उसी से अपना गुजारा चलाते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, मगर अब माधुरी लखन को लेकर साथ में जंगल नहीं जाती थी क्योंकि उसकी जान को खतरा था। ऐसे ही एक दिन लखन माधुरी से कहता है, दीदी कितने दिन हो गए मैं घर से बाहर नहीं गया हूँ, मुझे बाहर घूमने जाना है, मुझे जाने दो।
ठीक है भाई, पर तुम जल्दी आ जाना। हाँ दीदी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और हाँ, मेरे वापस आने तक दरवाजा मत खोलना। मैं आपको 3 बार आवाज दूंगा, तभी दरवाजा खोलना। ठीक है भाई, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। लखन वहाँ से दौड़ते हुए जंगल में चला जाता है। बहुत दिनों बाद जंगल में घूमने के कारण लखन बहुत खुश था। वो बहुत सुंदर दिख रहा था। उसका शरीर बिल्कुल दूध की तरह चमक रहा था। उसी समय उस राज्य का राजकुमार युवराज जंगल में शिकार करने के लिए आते हैं, मगर उनको जंगल में कोई भी जानवर दिखाई नहीं देता। तभी राजकुमार को अचानक खरगोश दिखाई देता है। उस खरगोश को देख राजकुमार उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे जाते हैं, मगर वो खरगोश तभी घर जाने के लिए निकलता है। खरगोश भागते भागते घर आ जाता है। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। तभी राजकुमार देखता है कि खरगोश झोपड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। दीदी दीदी दरवाजा खोलो, दीदी दीदी दरवाजा खोलो, दीदी दीदी दरवाजा खोलो। ऐसे 3 बार खटखटाने पर माधुरी दरवाजा खोलती है। तभी राजकुमार की नजर माधुरी पर जाती है। माधुरी खरगोश को अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर लेती है। ये सब पेड़ के पीछे छुपा राजकुमार देख रहा था। ये लड़की कितनी खूबसूरत है, मेरी तो उससे नजरें ही नहीं हट रही थी। मगर ये खरगोश के साथ क्या कर रही है, मुझे पता लगाना होगा। इतना सोचकर राजकुमार अपने सैनिकों को वापस महल भेज देता है और वो झोपड़ी के पास आकर दरवाजा खटखटाता है। कोई है अंदर, दरवाजा खोलिए। आवाज सुनकर माधुरी दरवाजा खोलती है। माधुरी देखती है कि उसके सामने सुंदर नौजवान एक युवक खड़ा है। माधुरी की नजर उनसे हटती ही नहीं। तभी राजकुमार माधुरी से कहता है, माफ कीजिए, मैंने आज आपको यहाँ देखा, इसलिए बस में आपसे बात करने चला आया। मैं इस राज्य का राजकुमार युवराज हूँ। आप मुझे बहुत पसंद हो। ये आप क्या कह रही हो राजकुमार? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करोगी? ये सुनकर माधुरी खुश तो होती है, परंतु पहले उसे अपनी पूरी सच्चाई बताती है कि कैसे उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उस पर अत्याचार करते थे। उन अत्याचारों से परेशान होकर ये लोग वहाँ से भागकर इस जंगल में आ गए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये बताइए कि आप मुझसे शादी के लिए तैयार हैं या नहीं? हाँ राजकुमार, मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ, मगर पहले मुझे ये बात अपने भाई को बतानी होगी। जी बेशक, आप उन्हें बताइए। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। आप कल हमारे राज्य में शाही मेहमान बनकर आइएगा। मैं आपकी राह देखूंगा। ऐसा कहकर राजकुमार वहाँ से चला जाता है। माधुरी को ये सब एक सपने जैसा लगता है। दीदी, कौन था दरवाजे पर? माधुरी अंदर आकर अपने भाई को सारी बात बताती है। ये सुनकर उसका भाई भी खुश होता है कि उसकी बहन से कोई राजकुमार शादी करना चाहता है। फिर वो दोनों अगले दिन राजकुमार के राज्य में चले जाते हैं। तभी उनको देख राजकुमार उनका बहुत अच्छे से स्वागत करता है और उन्हें महल में ले जाता है। फिर दूसरे ही दिन राजकुमार और माधुरी की शादी हो जाती है। अब माधुरी और राजकुमार महल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। माधुरी अपने भाई को अपने पास ही रखती है। फिर एक दिन माधुरी की सौतेली माँ कैकई अपने जादुई गोले में उन दोनों भाई बहन का पता लगाती है कि दोनों जिंदा है भी या मर गए। तभी उसे अपने जादुई गोले में दिखाई देता है कि माधुरी तो राजमहल में महारानी की तरह रह रही है और लखन बगीचे में बहुत ही अच्छे से घास खा रहा है। ये सब देख कैकई को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो गुस्से से शीशा तोड़ देती है और अपनी बेटी को लेकर महल आने के लिए निकल जाती है और चुपके से महल के अंदर घुस जाती है। महल में आने पर कैकई देखती है कि माधुरी अपने कक्ष में आराम कर रही है। ये देख कैकई अपने जादू से अपनी बेटी को माधुरी बना देती है और बिस्तर पर सो रही माधुरी को बेहोश कर देती है। तभी उसकी बेटी रूपा कहती है, माँ, हमारा झूठ पकड़ा तो नहीं जाएगा ना? नहीं मेरी बच्ची, अब तुम इस राज्य पर राज करोगी, समझी? ठीक है माँ, आप मुझे जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। बहुत अच्छे, अब चलो मैं इस माधुरी की बच्ची को जंगल में छोड़ाती हूँ। तुम तब तक यहीं रुको, ठीक है? ऐसा कहकर कैकई राजकुमारी माधुरी को लेकर जंगल में चली जाती है। इधर लखन अपनी बहन के पास आता है तो रूपा उससे कहती है,
अरे अरे, ये खरगोश मेरे कमरे में कैसे आया? सिपाही, निकालो इसे यहाँ से। महारानी का आदेश सुनकर सिपाही खरगोश को उनके कक्ष से बाहर निकाल देते हैं। ये सब देख लखन बहुत हैरान हो जाता है। ये दीदी को अचानक क्या हुआ? मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? लखन दुखी होकर बगीचे में चला जाता है। इधर कैकई माधुरी को जंगल में छोड़ वापस महल आ जाती है। लखन का अपनी बहन के बिना मन नहीं लगता, इसलिए वो दोबारा अपनी बहन के कक्ष में जाता है तो वो देखता है कि उसकी सौतेली माँ माधुरी के कमरे में है। यह देखकर लखन चौंक जाता है और वो कमरे से बाहर खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। मेरी बेटी, मैं उस माधुरी की बच्ची को जंगल में छोड़ आई हूँ। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। अब तुम हमेशा के लिए इस राज्य पर राज करोगी। आपका शुक्रिया माँ, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस तुम ये निश्चय करो कि तुम्हें राजकुमार के साथ कैसे रहना है। जैसे माधुरी रहा करती थी वैसे ही तुम्हें रहना है, ताकि राजकुमार को तुम पर शक ना हो। ठीक है माँ। ये सब खरगोश सुन लेता है। ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जंगल की ओर चला जाता है। वो जंगल में बहुत देर तक माधुरी को ढूंढता है, परंतु उसे उसकी बहन कहीं नहीं मिलती। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु महाराज दिखाई देते हैं। वो उसके पास आता है। बाबा, मेरी मदद कीजिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बोलो, तुम्हें मेरी कैसी मदद चाहिए? बाबा, मेरी बहन इस जंगल में है, मुझे उससे मिलना है। क्या आप उसे खोजने में मेरी मदद करेंगे? तभी बाबा आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं और फिर लखन से कहते हैं, तुम्हें तुम्हारी बहन इस दिशा में मिल जाएगी। और हाँ, ये सब तुम्हारी सौतेली माँ ने किया है। तुम्हें खरगोश भी उसी ने बनाया है। ये सब सुन लखन कहता है, बाबा, हमें इस मुसीबत से बचने का उपाय बताइए। ये लो जल। जब तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे सामने आएगी तो उस पर ये जल छिड़क देना। तब उसकी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएगी और तुम पहले की तरह इंसान बन जाओगे। तुम जल्दी से इस दिशा की ओर जाओ और अपनी बहन को लेकर जल्दी राजमहल पहुँचो। ऐसा कहकर बाबा खरगोश के गले में जल का बोतल बांध देते हैं। फिर खरगोश बाबा के बताए हुए दिशा की ओर जाता है। उसे कुछ देर चलने के बाद अपनी बहन दिखाई देती है। खरगोश जल्दी से अपनी बहन के पास पहुंचता है। दीदी, तुम ठीक हो ना? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है? दीदी, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। अब जल्दी से आप मेरे साथ राजमहल में चलो। मुझे साधु महाराज ने ये जल दिया है। इससे हम अपनी सौतेली माँ की सारी बुरी शक्तियों को नष्ट कर सकते हैं। फिर मैं वापस अपने असली रूप में आ जाऊंगा। उधर राजकुमार जब अपने कक्ष में जाता है तो उसे राजकुमारी सोई हुई दिखाई देती है। तो वह दासी से पूछता है, अरे, ये राजकुमारी को क्या हुआ है? ये सोई हुई क्यों है? राजकुमार, महारानी को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो सोई हुई है। उनके उठ जाने पर मैं आपको बुला लूंगी। ठीक है, फिर इन्हें आराम करने दीजिए। ऐसा कहकर राजकुमार कमरे से चला जाता है। इधर माधुरी और लखन महल पहुंच जाते हैं। राजकुमारी माधुरी दासी के रूप में महल में प्रवेश करती है ताकि उसे कोई पहचान न सके। थोड़ी देर बाद माधुरी और लखन चुपके से राजमहल के कमरे में चले जाते हैं और माधुरी कहती है, राजकुमार, मैं आ गई। राजकुमार माधुरी को दासी के कपड़े पहना देख उससे कहता है, राजकुमारी, आप ऐसे दासी वाले कपड़े में क्या कर रही हैं? राजकुमार, मेरी सौतेली माँ ने यहाँ आकर मुझ पर जादू करके मुझे जंगल में छोड़ दिया था और यहाँ वो और उसकी बेटी आकर रह रही है। ये सब सुन राजकुमार को बहुत गुस्सा आता है और मंत्रियों से कहता है, अभी के अभी सभी मंत्रियों को बुलाया जाए। राजकुमार का आदेश मिलते ही सभी मंत्री दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। तभी राजकुमार राजकुमारी के साथ दरबार में आता है और नकली राजकुमारी और उनकी माँ को बुलाने का आदेश देता है। थोड़ी ही देर में नकली राजकुमारी और उसकी माँ वहाँ आ जाते हैं। कैकई जब माधुरी को राजकुमार के साथ खड़ा देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। राजकुमार कहता है, इन दोनों को अभी के अभी बंदी बना लिया जाए और कारावास में डाल दिया जाए। तुम क्या मुझे बंदी बनाओगे? मैं कभी किसी के हाथ नहीं आती। अब मैं इस माधुरी की बच्ची को नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर कैकई कुछ मंत्र पढ़ती है। इससे पहले कि वो माधुरी पर कुछ करे, माधुरी पहले ही वो जल कैकई के ऊपर छिड़क देती है।
तभी उस जल के प्रभाव से कैकई का सारा जादू काम करना बंद कर देता है। तभी राज्य के सिपाही दोनों माँ बेटी को कारावास में बंद कर देते हैं। ये सब देख राजकुमार और राजकुमारी खुश होते हैं। उस जल के प्रभाव से कैकई की सारी बुरी शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। उसी के साथ लखन भी अपने असली रूप में आ जाता है। ये सब देख सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अब सब बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।